एक पूरा कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अंगूठे के नीचे ले आओ। एक ही संस्था बची हुई है, आखिर ये क्यों नहीं आ रही हमारे अंगूठे के नीचे? जिस देश में अंडर ट्रायल 1.5 गुना बढ़ गए, उसमें क्या करे सुप्रीम कोर्ट? आप अपनी हेकड़ी दिखा के दरोगा जी को भेज के किसी को बंद करवा रहे, चुनाव आता है तो ईडी भेज के किसी को आप दूसरी पार्टी वाले को पकड़ लेते हैं और डील ये होता है कि मेरी तरफ आ जाओ, कुछ नहीं होगा, और नहीं आओगी तो ऐसे ही छापे पड़ते रहेंगे। बशीर बद्र का एक शेर है, बड़े शौक से मेरा घर जला, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। दीपिका पादुकोण के बिकनी के कलर से नहीं निकले तब तक उन्होंने हलाल बीट और हराम बीट कर दिया। आप ये देखते रहिए, अब आप पेट पे पत्थर बांधे हलाल हराम करते रहे। लुम्पेनाइज्ड कर दिया, लंपट बना दिया है एक सोसाइटी के एक वर्ग, एक लंपटवादी सोच बना दी है, एक समाज को लंपटता की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि वो कभी ये पलट के ना पूछे कि भाई साहब नौकरी का क्या हुआ। एनके सिंह जी, आप तो इतनी बड़ी संस्था के एक बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी रहे, कभी आपने सोचा था कि इन उद्योगपतियों के चैनल पे इतनी ज्यादा नफरत की भाषा बोली जाएगी? उनके थंबनेल ऐसे होते हैं, थंबनेल देखकर आदमी का किसी भी कम्युनिटी के लोगों का खून खोने लगता है। उनके एंकर ट्वीट जो करते हैं वो ट्वीट इतने होते हैं, वो नफरत भरे होते हैं। तो ये अंबानी और अडानी मीडिया के क्षेत्र में इतनी नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? नहीं, ये नफरत, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी के लिए ये मेजॉरिटी से चलती है। प्रजातंत्र के 4 मूल तत्व होते हैं डेमोक्रेसी के, जो असली होते हैं: मेजॉरिटी रूल, रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पहचान और उसको सम्मान देना, ये दूसरा होता है मेजॉरिटी रूल होता है। तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार हो, और चौथा होता है गवर्नेंस बाय डिस्कशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जरा इन चारों को देखिए। मेजॉरिटी के लिए हमने हिंदू कर रखा है, 79.6% हिंदू है, लिहाजा हमें हर तीसरे दिन बिकनी का रंग और हलाल हराम गोश्त देना ही पड़ेगा, अखलाक पहलू का लाना ही पड़ेगा। तो हमें पहला तो ये है, आप देखें इतने सारों में जो कानून बने हैं उसका नेचर आप देख लीजिए, यूएपीए इस्तेमाल का तरीका देख लीजिए, किस पे इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सिंपल है कि मेजॉरिटी कंसोलिडेशन रिलीजन के आधार पे करो। तो पहला तो ये होगा मेजॉरिटी रूल। आपको क्या चाहिए, जरा सोचिए। पूरी दुनिया, मतलब पूरे डेमोक्रेसी में, दुनिया के, भारत में भी मेजॉरिटी डिसाइड करती है, संसद में प्रधानमंत्री उसका बनेगा पार्टी का जिसका बहुमत है। आर्टिकल 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिहाजा संसद में जिस पार्टी का बहुमत होगा या ग्रुप ऑफ पार्टीज का बहुमत होगा, वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। बहुमत वहां भी है। हाई सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो, भारत का सबसे बड़ा जजमेंट केशवानंद भारती का जजमेंट 7-6 से हुआ था। आप जरा सोचिए, वहां भी बहुमत है। तो बहुमत का आतंक है एक बहुमत। लिहाजा कुछ नहीं किया इस सरकार ने, इस पार्टी ने, किसी तरह बहुमत वाला आइडेंटिटी पकड़ो, और उसने पकड़ लिया तो हर तीसरे दिन आज फलाने का फोटो लगेगा, किसी संघ के उसका फोटो लगेगा, कल किसी और का लगेगा, इसी बात पे विवाद शुरू हो जाएगा, दोनों पोलराइज हो जाएंगे। तो कितना सिंपल है ये, आप जरा सोचिए कि ये इसका मतलब क्या रहा। लेकिन बिकनी का रंग कैसा हो, इस बात को देश के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को टिटिलेट किया, उद्वेलित किया जा रहा है। अच्छा, वो समाज कैसा है जो उद्वेलित हो जा रहा है? इसलिए कि हमने उसकी चेतना को, उसके तर्क शक्ति को नहीं बढ़ाया। झारखंड में हर 5वें दिन पे एक साइकियाट्रिक पेशेंट, पागल औरत को पत्थर से मार दिया जाता है गांव वालों द्वारा कि वो पागल है, पूरे गांव को खा जाएगी, डायन है, पूरे गांव को खा जाएगी।
और जो हाथ वो पत्थर चलाते हैं वही हाथ हमारा पार्लियामेंट का मेंबर चुनते हैं, हमारा विधायक चुनते हैं जो कानून बनाता है। तो ये डेमोक्रेसी होगी कैसी? तो मेरी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि उसकी उस चेतना को बेहतर करें। और हमारे पास साधन है, एक सस्ता साधन आ गया है। अब किसी सेठ की, गोदी सेठ की जरूरत नहीं है। देता रहे हम अडानी, एनडीटीवी, हमारे पास 5 रुपए के खर्च पे हम अपना जो ये नेट लगाते हैं, नेट पे हम ये संप्रेषण कर सकते हैं। लेकिन झूठ का संप्रेषण अगर 1 घंटे भी हो जाए, जैसा कि मैंने बताया जोनाथन स्विफ्ट ने कहा था, 1 घंटे झूठ अगर ठहर जाए तो वो कन्विंस कर लेता है और सच नहीं कर पाता। तो हमें उस झूठ का पर्दाफाश करना है और सच को बहाल करना है, यही उसकी नेसेसिटी है। बिल्कुल सिंह जी, एनके सिंह जी, ये सरकार बहुत जोर शोर से डंका पीट रही है कि हम ब्रिटेन को पछाड़कर एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और रोज नए आंकड़े आ जाते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, और रोजगार के भी नए नए चीजें आ रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार के इन आंकड़ों में भी कुछ झोल है? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का जिक्र बार बार हर आदमी, बड़ा पॉलिटिकल आदमी कर रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति है? क्या वाकई में थोड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी आ जाए मुद्दा। वैसे डैनियल वेबस्टर एक फिलोसफर और राइटर हुए हैं, उन्होंने बड़ा बढ़िया कहा था, नथिंग विल ruin a country if the people of that country nothing will ruin a country if the people themselves will undertake to protect, safeguard it. एक कंट्री को कोई बर्बाद नहीं कर सकता अगर जनता ने उसके सुरक्षा का जिम्मा ले लिया है। लेकिन वहीं अगर जनता ने ये कुछ हाथों में दे के और आराम से बैठ गई है तो वो कंट्री को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और इसी पे बड़ा बढ़िया एक शेर साहिर लुधियानवी का है, सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, जुबा पे नाज था जिनके वो बेजुबा निकले। बहुत सही। जुबा पे नाज, आज जिनके ऊपर हम भरोसा करते थे कि नहीं ये तो बोलेगा ना, वो सब तो बेजुबा हैं। तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि ये हम करें। अब हम उस सवाल पे आते हैं, ये जीडीपी होता क्या है? जीडीपी टोटल इकोनॉमिक इंटरेक्शन जो होता है, जो टोटल, जिसमें प्रोडक्शन भी होता है, मतलब सारी चीजें होती है जितने भी हैं, ये सारा होता है, इसको हम जीडीपी के रूप में देते हैं। पर कैपिटा इनकम, इसी से पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, जो नेट इनकम होती है। अब अंबानी की इनकम और हमारी इनकम दोनों डिवाइड कर दीजिए, जो जीडीपी से है, तो आ जाएगी। अब आप सोचिए कि अंबानी की इनकम कोरोना काल में 90 करोड़ रुपया, जबकि कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, हर घंटे बढ़ रही थी। और मैं बेरोजगार, अच्छा मैं तो छोड़ दीजिए, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे उसी कोरोना में। अंबानी, उसके बावजूद अंबानी की इनकम 90 करोड़ बढ़ रही थी। लेकिन हमने कभी आंदोलन किया कि ये कैसा है अंबानी का इनकम जो दिन रात बढ़ता है? कोई अडानी आता है और आप सोचिए, पावर प्रोजेक्ट्स, पावर भी छोड़िए, कोल माइंस 18 है उनके पास, लूट रहा है वो पूरे देश को, और सिर्फ एक इशारा है कि साहब सत्ता में बैठे लोग इसके साथ हैं, लिहाजा किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये अडानी अंबानी, रिच पुअर डिवाइड बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो बड़ा बढ़िया, मुझे याद आता है, एक रोम के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात कही, उनके नाम था जुवेनल। उन्होंने कहा था, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस, दे विल नेवर रिवोल्ट। उन्होंने रोम की जनता के बारे में कहा था, इनको खाली रोटी और सर्कस दिखाना शुरू कर दो, ये इतने नशे में होते हैं सर्कस के, ये कभी रिवोल्ट, क्रांति नहीं करेंगे।
हम उसी में हैं। हमें रोटी मुफ्त की 5 किलो दे दी जा रही है। आप जरा गौर कीजिएगा, कितना सही था वो कवि जुवेनल जिसने ये बात कही थी, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस दे विल नेवर रिवोल्ट। हमारे यहां भी सर्कस हो रहा है, वो दीपिका पादुकोण के बिकनी का रंग देख के हो रहा है, ये भी एक सर्कस ही है। ये जो आप देख रहे हैं हलाल हराम, ये भी सर्कस ही है। और रोटी के लिए 5 किलो तो दे ही दे रहे हैं, भिखमंगा बना ही दिया है। अब वो नहीं लड़ेगा, अपने बेटे की शिक्षा के लिए नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसको नशा है कि साहब केसरिया पे हमला, केसरिया तो ये अंडर गारमेंट बिकनी कैसे हो सकता है? अच्छा, वो भी शाहरुख खान कैसे ऐसे पकड़ सकता है? उसका तो नाम ही शाहरुख खान है। कई एंगल्स है इसमें, तो ये आप समझ सकते हैं। अब जीडीपी है क्या? एक बार बड़ा बढ़िया, जब जीडीपी अपने पीक पे चर्चा थी, तो फ्रांस के सरकोजी थे उस समय प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि भाई मेरे समझ में नहीं आता ये जीडीपी, ये क्या बला है ये जीडीपी। तो अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में 100 दुनिया के इकोनॉमिस्ट का एक कमिटी बना ये बताने के लिए जीडीपी है क्या। उसकी 645 पेज की रिपोर्ट आई, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। उसमें इंडिया का ही उदाहरण दिया था अमर्त्य सेन और वो 100 इकोनॉमिस्ट थे, उसमें भारत के कई थे, कि अगर कनॉट प्लेस में ट्रैफिक जाम हो जाए, अगर लखनऊ के हजरतगंज में हलवासिया मार्केट के पास ट्रैफिक जाम हो जाए, तो देश का जीडीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल खर्चा होगा। तो ये है जीडीपी, कि ट्रैफिक जाम होने से यहां जीडीपी बढ़ता है। और इसको हमारा हुक्मरान जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ताली मारो, हम तो ब्रिटेन को क्रॉस कर गए। अरे तुम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख रहे हो, 2 खाने नीचे आ गए हो। जब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना है, 32 साल हो गए, हम 135 और 130, आप समझिए। सिंह सर दर्शकों को थोड़ा ये पॉइंट क्लियर कर दे जरा। ह्यूमन इंडेक्स होता क्या है? अगर 150-60 लोग कंट्रीज हैं, उसमें हम 135वें नंबर पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। कहीं कोई क्रांति हुई? कहीं किसी को मालूम चला कि हम ह्यूमन मानव विकास सूचकांक, जिसमें हेल्थ पैरामीटर लिए जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली जाती है हेल्थ पैरामीटर के रूप में, पर कैपिटा इनकम लिया जाता है, लेकिन उसके साथ हेल्थ, शिक्षा, ये सारे, अब तो 10 उसके सब वो हो गए हैं, सेक्शंस हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन डेवलप, ये भारत जिसको आप महान बता रहे हैं इसलिए कि पिज्जा 20 मिनट में आ जाता है, वो भारत पिछले 32 साल से 135 और 132 के ऊपर लटका हुआ है। इस साल 2 खाने और नीचे चला गया। नीचे के देश आगे बढ़ते जा रहे हैं, बांग्लादेश बढ़ता जा रहा है, बाकी छोड़िए। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है जीडीपी, ये एक मजाक है। इसका ग्रोथ रेट ले लेते हैं अंबानी का, अडानी का और एनके सिंह और संजय का, तो 4 हो गए, तो पूरी जीडीपी से अपॉन 4 कर दिया, कह दिया हो गया जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी हमारी बढ़ गई। तो ये मजाक हो रहा है देश में, हमें जनता को ये बताना पड़ेगा। एनके सिंह जी, किसानों की बात करें, अगर एमएसपी की बात की गई थी किसान आंदोलन खत्म करने के लिए, किसान फिर गुस्से में हैं, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। एक बार आपने भी मुझे डिटेल में बताया था कि किसानों की हालत भिखारी से भी बदतर हुई है, एक रिपोर्ट थी। क्या किसान इसी हालत में रहेगा? जी हाँ, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी और बताया था कि एक भिखारी की आमदनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, एक भिखारी की औसत आमदनी जितनी होती है हमारे देश के किसान की नहीं है। ये मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था, और ये सरकारी दस्तावेज है जिसमें कि ये कहा गया है कि एक किसान की आमदनी जितनी होती है, अगर आप उसको नाप के देखें, और एक भिखारी की औसत आमदनी जो किसी स्टडी में पाया गया था, तो भिखारी हमारा ज्यादा बेहतर है किसान से। वजह क्या है? और यही वजह है कि पिछले 32 साल से मुतवातिर हर 35 मिनट पे किसान इस देश में आत्महत्या कर रहा है। हर रोज 2055 किसान खेती छोड़ देते हैं, और अडानी की फैक्ट्री में, बल्कि अडानी का तो ठीक है,
वो कहीं नोएडा में आके हमारे घरों में काम करने लगते हैं सस्ते में, हमारे लिए सब्जी लाने लगते हैं, सब्जी बेचने लगते हैं, और कोरोना होता है तो फिर वो एड़ी घिसट घिसट के मरते हैं। तो ये है हमारी वो स्थिति। ये जो आप जिसको आपने अभी जिक्र किया किसानों की हालत, आप जरा सोचिए, किसानों को आप अभी तक ये नहीं बता पाए हैं आपने कितनी तथाकथित स्कीमें दी, आमदनी दूनी कर देंगे। आपने ये कहा कि साहब ये नया जो फसल बीमा योजना आया है, ये तो कयामत, मतलब बिल्कुल क्या, बिल्कुल किसानों को बिल्कुल वो कर देगा। आज आपको बदलना पड़ रहा है, वो आमदनी दूनी होने की तो अब बात ही नहीं होती है। खैर वो मोदी जी की अपनी स्टाइल है, लेकिन दूनी तो छोड़िए, किसान पहले से बदतर हुआ है, क्योंकि आपने इनपुट कॉस्ट आपकी बढ़ गई है वो किसान की। तो क्या होता है कि प्रोडक्शन, दो चीजें होती है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। ये आपको भी जानना चाहिए कि मुमकिन है कि प्रोडक्शन बढ़ जाए लेकिन प्रोडक्टिविटी घट जाए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी एक रेशियो है इनपुट अपॉन आउटपुट। तो अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़े उसका कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी कम कर दीजिए, इनपुट कॉस्ट पहले कम कीजिए। लेकिन वो तो किसी अंबानी की फैक्ट्री है, उसकी तो कम होगी नहीं। लिहाजा आप क्या करते हैं कि जो आउटपुट है उस पर थोड़ा सा एमएसपी उसको दे देते हैं। एमएसपी 2125 आपने कर दिया। आज जो इनपुट कॉस्ट से पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये कम से कम 2500 रुपए जानी चाहिए, और ये नॉर्मल केस में है। लेकिन आपके जो आपके जो आंकड़े आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, किसानों को, बड़ा किसान जो है, जो छोटा छोटा किसान होता है, वो किराए पे खेती करता है, कि उसके पास खेती नहीं होती है, रजिस्टर में हमारे दर्ज नहीं होता। तो आप ताजुब करेंगे, बिहार में सिर्फ 10% लोग हैं जिनके पास जो रजिस्टर्ड है, जिनके पास जो किराए की खेती करते हैं, जबकि ये झूठ है आंकड़ा। 90% वहां पे किसान करता है किराए पे, लेकिन जमींदार उसका नाम नहीं बताता कि वो हमारे खेत पे कर रहे हैं। साहब खेती तो हम ही करते हैं, क्योंकि उसको डर है कि नाम बता दिया जाएगा तो खेती कभी कब्जा ना मतलब उसको ना दे दी जाए। इस डर से हर जो जमींदार है, हम सब लोग, हमारे जितने भी खेत होंगे, मेरे पास तो खैर ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी होगा कोई वो किराएदार कर रहा होगा। हो सकता है चाचा मामा के लड़के हमारे उसका वो लेते हो, किराया लेते हो, लेकिन हमारे यहाँ खेती कोई नहीं करता, वो बेचारे वो गरीब करते, उनका कहीं नाम नहीं है। लिहाजा जो भी आप इमदाद देते हैं वो जमींदार साहब को चली जाती है, जो नोएडा में एयर कंडीशन में बैठे हैं, और ये किराए पे जो बेचारा खेती करता है, आग लगे पाला पड़े, सब जिम्मेदारी उसकी है। तो किसान की हालत को कभी आप जाके देखें और तब उसको समझें और उस पर रिपोर्ट बनाएं, तो वो रियल रिपोर्ट होगी, और तब ये आंकड़े दें कि किस तरह सरकार ने उनके पेट पे ही नहीं, उनके जमीर पे ही नहीं, पेट पे लात मारा है, और ये लगातार चल रहा है। तब ये समझ में आएगा किसानों को, और तब वो हमारी बात से कन्विंस हो। बिल्कुल ठीक बात है। एनके सिंह की बात थोड़ी सी राजनीति की भी कर लें। हमने चुनाव देखे पिछले दिनों, 3 बड़े चुनाव देखे, दिल्ली एमसीडी देखा, हिमाचल देखा, गुजरात देखा। एक चीज बड़ी अच्छी भी कह सकते हैं और बड़ी खराब भी कह सकते हैं, चेहरा सिर्फ एक सत्ता का मोदी जी। 9 राज्यों में चुनाव हैं अगले साल 2023 में। क्या ये लोकतंत्र के लिए, किसी भी सत्ता के लिए ये चीज शुभ है, अशुभ है कि एक व्यक्ति का चेहरा पूरी पार्टी में हर जगह करे? और क्या लगता है कब तक चल पाएगा एक व्यक्ति का चेहरा, कब तक हिट होता है? नहीं, भारत में अब यह यहाँ फिर आता है कि भारत की जनता हीरो वर्शिप की आदी है, उत्सव धर्मी है, हीरो वर्शिप की आदी है, ये उसकी मजबूरी है। डार्लिंग ऑफ मासेस नेहरू जी हुआ करते थे, तो खैर वो एक उससे निकले थे, स्वतंत्रता आंदोलन से निकले थे, तो उनका एक समझ में आता था। जो अभी निकले हैं वो किस बात के हैं डार्लिंग, ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया, लेकिन हैं वो। इस बात को हम नहीं भूलना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे, इस समय सबसे मकबूल भारत के समाज में वो हैं। वो कब जहनियत आएगी कि हकीकत समझ में आएगी, एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो हैं। प्रजातंत्र के लिए तो शुभ नहीं होता जब कोई कहता है कि कांग्रेस मुक्त समाज, तो डर लगता है कि अगर ये एकल, क्योंकि इसका बहुत पूरे पूरे दुनिया के पॉलिटिकल साइंस में अब ये स्टैब्लिश हो चुका है कि अगर एकल नेतृत्व इस तरह का रहेगा
तो इंस्टीट्यूशन पे पहले कब्जा करेगा, फिर माइंड स्पेस ब्लॉक करेगा, जनता के दिमाग को पूरी तरह से, जो आज हुआ है बिकनी और ये जो आप देख रहे हैं, उसके माइंड स्पेस को ब्लॉक करेगा, और तब उसके बाद वो जो नंगा नाच शुरू होगा मेजोरिटेरियनिज्म के नाम पे। इसी को टॉकविल ने बड़ा अच्छा कहा था, एक किताब लिखी थी, जब अमेरिकन डेमोक्रेसी को देख के वो आया तो बोले यार बाबा समझ में नहीं आता, यहाँ पे तो हर चीज मेजोरिटी से डिसाइड हो रही है। तो टायरनी ऑफ मेजोरिटी, बहुमत का आतंक, ये उसने एक आर्टिकल लिखा था, बाद में वो बड़ा शेप ले ली। तो आप समझ सकते हैं कि ये टायरनी ऑफ मेजोरिटी है, मेजोरिटी का आतंक। दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ा खतरनाक कोई चीज हो ही नहीं सकता। तो ये टायरनी ऑफ मेजोरिटी है, जब तक इसको नहीं, और ये है किस आधार पे? धर्म के आधार पे है। तो अगर ये धर्म के आधार पे रहेगा तो ये दिक्कत हमेशा रहेगी। लिहाजा जनता को हमें ये बताना है कि तुम्हारी बहबूदी, तुम्हारे बेटे की नौकरी बिकनी के रंग से नहीं लगेगी। तुम्हारे बेटे की नौकरी, तुम्हारे घर की सड़क, किसानों के लिए रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसके मिलने के तकाजे और हैं। तुम उस पे ध्यान दो, बजाय केसरिया रंग और अखलाक के उसमें फ्रिज में क्या मिल रहा है, इसको छोड़ो। ये हमें बताना। एनके सिंह जी, बड़ा व्यक्तिगत सवाल, मुझे लगता है मीडिया जगत में मोदी जी को इतने करीब से किसी ने नहीं देखा जितना आपने देखा। आपने उनके इंटरव्यू किए हैं, आपने उनके संग यात्राएं की हैं, तब से अब के वाले मोदी में कितना चेंज आया है? देखिए, मैं सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा, कम से कम, क्योंकि पर्सनल जो होता है वो पर्सनल होता है और वो फॉर्मल उसमें नहीं आ सकता। हम क्विंटेसेंशियली रिपोर्टर रहे, मूल रूप से रिपोर्टर रहे हैं, तो वो तो उसी के रिश्ते होते हैं। लेकिन सत्ता जब आ जाती है, उस समय जो एबरेशंस होते हैं, और कोई बच नहीं पाता इस सत्ता के अहंकार से, दुनिया में कोई नहीं बचा है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने आज तक भी एक आदमी देखा होगा जो वो तो अच्छा हुआ कि गांधी जी कांग्रेस से ही इस्तीफा दे चुके थे और सत्ता उनसे दूर रहे, वरना गांधी जी को भी एबरेशन का झेलना पड़ता। तो वो तो अच्छा हुआ कि वो सत्ता से दूर थे या वो नहीं रहे, वो उनकी हत्या हो गई। लेकिन सत्ता के अपने एबरेशन है, और आप जानते हैं लॉर्ड एक्टन ने कहा था, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब एब्सोल्यूट पावर आपको मिल जाता है, तो आप वो आखिरी जो होता है एनडीटीवी, जो आवाज, उसको भी आप खत्म कर देते हैं। ये आपकी फितरत होती है कि एक भी आवाज कोई ना उठे। मेरे ख्याल से वो नवाज देवबंदी का बड़ा अच्छा शेर है, उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो यही होगा। बहुत शुक्रिया एनके सिंह जी, आए आपसे बहुत लंबी लंबी बातें करी, समझा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी आपसे बात करता रहूं, दर्शकों को बहुत सारी जानकारी मिलती है। शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे थे 4 PM पे श्री एनके सिंह जी की बातचीत, देश के वो गंभीर बौद्धिक पत्रकार जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर आपको समझाया, समझने की कोशिश करिए। समझाने का काम किसी भी एक अच्छे पत्रकार का होता है। देखिए अपने आसपास के परिवेश को, मान के चलिए प्यार से भरी कोई भाषा नहीं होती है, किसी भी नफरत के खेल में मत पड़िए। अपने स्कूल, अपने अस्पताल, अपने बच्चों का भविष्य देखिए, समाज में प्यार बढ़ाइए, यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।